हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। मैं अमन शर्मा। आज आपको डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस में एक चैप्टर है फार्माकोलॉजी, उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसका नाम है एंटी एंजाइनल ड्रग। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको हम एंजाइनल ड्रग को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग को समझने के लिए पहले हम लोग को सबसे पहले एंजाइना क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो एंजाइना क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस अल्सो नोन एज सीवियर चेस्ट पेन। एंजाइना को हम लोग सीवियर चेस्ट पेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में लेफ्ट जॉ हुआ, लेफ्ट लेग हुआ, लेफ्ट आर्म हुआ, इस सब में सीवियर पेन होने लगता है और स्पेशली ये चेस्ट पेन सीवियर चेस्ट पेन के नाम से भी जाना जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है ये मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से कॉज होता है। अब ये मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है? जब ब्लड की सप्लाई हार्ट तक, ये जो हमारा हार्ट है और यहाँ पर ब्लड की सप्लाई जो आ रही है, ये अगर ये डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाने के बाद हमारे जो हार्ट के जो मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँच नहीं पाते हैं। जब ब्लड की सप्लाई हार्ट तक आ रही है, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए, जब डिक्रीज़ मतलब कमी हो जाती है, तो जो हार्ट के मसल्स हैं, जो वहाँ पर उसके मसल्स हैं, वहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में जितना पर्याप्त चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो मिल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो अपना काम, हार्ट अपना काम रोक सकता है, स्टॉप वर्किंग। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं आज हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये नॉर्मली 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्टेबल एंजाइना, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट वर्किंग हार्डर। स्टेबल एंजाइना कब होता है? जब हम लोग हार्ट नॉर्मल कंडीशन में हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के में अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज के दौरान अगर इंसान अगर नॉर्मल ही है, उसका अगर हार्ट उसका नॉर्मल कंडीशन में ही है, लेकिन अगर वो जो एक्सरसाइज करता है तो उसका जो सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसको स्टेबल एंजाइना होने का चांस बढ़ जाता है। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना जो हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, उस रेस्ट के टाइम में अनस्टेबल एंजाइना कॉज होता है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं या फिर तनाव होता है तो उस टाइम ये माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होने की संभावना बढ़ जाती है। वेरिएंट एंजाइना ये बहुत ही रेयर तरह की एंजाइना है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसमें स्पाज्म का इकट्ठा हो जाता है। हाँ, चलिए ठीक है, हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं और ये हमारी स्पाज्म वाली ब्लड वेसल्स हैं। ये हमारी इसमें ब्लड की फ़्लो हो रही है, इसमें भी ब्लड की फ़्लो हो रही है, लेकिन ये नॉर्मल तरह से इसमें ब्लड का फ़्लो हो रहा है और इसमें क्या हो जा रहा है, जब इसमें स्पाज्म हो जाते हैं तो इसका जो स्पेस है ब्लड फ्लो होने का, यहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है। और जब कम स्पेस हो जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक बहुत ही कम मात्रा में पहुँचेगा, जिससे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से हार्ट अपना काम करना रोक सकता है। इसलिए वेरिएंट एंजाइना बहुत ही खतरनाक एंजाइना होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म के इकट्ठा हो जाने की वजह से होता है। ये जो स्पाज्म होता है, ये स्पाज्म हम लोग जब कुछ ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड चीज़ें खा लेते हैं या फिर लिपिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड जब हम लोग खा लेते हैं तो उसका यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है, जिससे डिपोजिशन हो जाने की वजह से इसके जो आर्टरीज के जो स्पेस हैं वो कम हो जाने लगते हैं। इसका हम लोग ट्रीटमेंट हम लोग वेसोडाइलेटर देते हैं। वेसोडाइलेटर मीन्स होता है वेसेस को डायलेट करने वाला। ठीक है, अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन जानते हैं। क्लासिफिकेशंस को याद करने का मैंने एक बहुत बढ़िया एक ट्रिक लिखा है, जिससे हम लोगों ने साउथ मूवी में हम लोगों ने जानते हैं कि वो लोग बोलते हैं वे बेटा को मार देंगे, इसी पे मैंने एक बोला है वे बेटा मिटा देंगे। वे मतलब वेसल्स हो गया, बेटा से मतलब हो गया बीटा और मीटा से मतलब हो गया मेटा। तो पहला है जो वे से वह वेसोडाइलेटर ड्रग। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर को हम लोग याद करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो वाहन से हम लोग पीसीओ जाते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग के पास जब फ़ोन नहीं रहता था
तो हम लोग अपने साधन से या फिर हम लोग पैदल ही पीसीओ जाते थे। तो वाहन से हम लोग याद करेंगे, वाहन से पीसीओ जाते थे, पीसीओ। ये पीसीओ वर्ड आपको अगर याद आ जाएगा तो आपको वैसोडाइलेटर के अंदर जितने भी ड्रग हैं, ड्रग की कैटेगरी आपको याद आ जाएगी। वैसोडाइलेटर के अंतर्गत सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, जिसमें आप नाइट्रोग्लिसरीन आता है और एमाइल नाइट्रेट आता है, ठीक है। दूसरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आपको एम्लोडिपिन, विरापामिल, निफेडिपिन आ जाता है। तीसरा इसमें आता है पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल को ओपन करने वाले जो ड्रग हैं वो निकॉर्डिन है। ये निकॉर्डिल आपके पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है। तो अगर हम लोग को पढ़ना रहे पीसीओ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओ से ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, वहाँ से पीसीओ जाते हैं। पीसीओ से आपको याद आ गया वैसोडाइलेटर भी। वैसोडाइलेटर वे बीटा को मिटा देंगे, वे से वैसोडाइलेटर, उसके अंदर जो आता है पीसीओ आ जाता है। पीसीओ में ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। अब हम लोग इसके अंदर जो दूसरा मेन क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा इसका जो मेन क्लासिफिकेशन हो बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसके अंतर्गत एटिनोलोल आते हैं, प्रोप्रानालोल आते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एटिनोलोल आता है, प्रोप्रानालोल आता है, मेटाप्रोलोल आता है। इसमें मेटाप्रोलोल भी लिख सकते हैं। मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स, जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को मॉडिफाई कर दे उसको कहते हैं मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स। उसमें जो उसके अंतर्गत जो ड्रग आते हैं उसका नाम है रेनोलाजिन, ठीक है। अब हम लोग इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब ही होता है कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन पे कौन सा ड्रग एक्ट कर रहा है और क्या एक्ट कर रहा है, निगेटिव एक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव तरीके से एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर हम लोग एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं तो हम लोग को इतना पता रहना चाहिए कि हम लोगों ने जितनी भी कैटेगरी लिखी है, जो मेन 3 कैटेगरियाँ लिखी हैं, उन मेन 3 कैटेगरी में से किसी एक टॉपिक के उठाकर तीनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ एक का ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख कर आ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हम तो लिख कर आए थे लेकिन हमको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिला। लेकिन आपको लिखने का सही तरीका यही है कि आपके जितने भी क्लासिफिकेशन है, मेन क्लासिफिकेशन, उन सभी मेन क्लासिफिकेशन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने वैसोडाइलेटर का जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है पीसीओ में जो सी है उसका मैंने फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखा है। कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है तभी अपना एंटी एंजाइनल एक्शन शो करेगा। किस कारण से शो करेगा? हमारी कोरोनरी जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो ऑक्सीजन का डिमांड है उसको रिड्यूस करने के लिए। जब ऑक्सीजन का डिमांड रिड्यूस करने का मतलब ये है कि हार्ट के पास जब ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है तो इसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड इसका बढ़ जाता है। इस ऑक्सीजन डिमांड के बढ़ जाने की वजह से ये अपना हार्ट जो रहता है काम करना बंद कर देता है। तो उसी के ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। कोरोनरी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे कौन कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। पहला है कोरोनरी आर्टरीज डायलेटेशन। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसको डायलेट करने के लिए किया जाता है। ये जो ड्रग होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हमारे जो हार्ट की एपिकार्डियल पार्ट है उसको और स्मॉलर इंट्रामायोकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज है उसको ये लार्ज डायलेट करने का काम करता है। और तब ये डायलेट करने का काम करेगा जब आर्टरीज में स्पाज्म होता है। जब आर्टरीज में स्पाज्म होगा तब ये उसको कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करेगा। दूसरा, ये हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। मतलब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये हमारे हाइपरटेंशन को भी कम कर सकता है। हाइपरटेंशन को कम करने के लिए सबसे पहले ब्लड वेसल्स को जो होता है उसको हम लोग डायलेट करेंगे। डायलेट करने से वहाँ का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और जो ब्लड का फ्लो है नॉर्मल हो जाता है। और जब वही आपका वहाँ पर ब्लड का वेसल्स का जो स्पेस हो अगर वो कम हो जाता है तो आपका जो ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट हो जाने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। चलिए ठीक है, फिगर के माध्यम से देखते हैं।
अभी इस टाइम इसका ब्लड वेसल जो है वो अभी कॉन्स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट जा रहा है और बहुत ही कम अमाउंट में हार्ट तक जा रहा है। और यहाँ पर जब हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं तो इसका जो ब्लड वेसल्स का जो साइज़ है ये बढ़ जाता है, जिससे हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने ये अभी पहला क्लासिफिकेशन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा, अब दूसरे क्लासिफिकेशन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बीटा एड्रेनो रिसेप्टर, ये बहुत ही सही से मैंने लिखा है। व्यायाम के बाद हमारी सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और एंजाइना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो ये हमारे एंजाइना को प्रिवेंट करता है, और जो भी बीटा ब्लॉकर हम लोग के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, इसलिए हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं। अगर आप ऐसा सोचें कि हमको ये ऑर्गन पे कौन कौन से ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है, तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं इफ़ेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिससे हमारे जो भी एंजाइना होने की संभावना वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन भी अगर हम लोग को लिखना है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ड्रग का हम लोग इंडिकेशन लिखकर उसको ख़त्म कर दें। इंडिकेशन भी लिखने के लिए हम लोग को पूरे जितने भी क्लासिफिकेशन, हर एक क्लासिफिकेशन का अलग अलग इंडिकेशन लिखना है। तो इंडिकेशन में सबसे पहले वैसोडायलेटर है। वैसोडायलेटर में अगर आप ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स दे रहे हैं तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स भी आपका हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं तो इसका भी स्टेबल और वेरिएंट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप पोटेशियम चैनल ओपनर दे रहे हैं तो पोटेशियम चैनल ओपनर जो होता है ये सिर्फ उन पेशेंट में दिया जाता है जो कि अपने ट्रीटमेंट के लिए ऑप्टिमम मैनेजमेंट कर चुके रहते हैं विद द अदर ड्रग। मतलब किसी दूसरे ड्रग से अगर अपना ट्रीटमेंट कर लिए रहे हैं और फिर भी वो ट्रीट ना हुआ रहा है तो हम लोग पोटेशियम चैनल ओपनर देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट में। ठीक है, अब हम लोग इंडिकेशन देख लेते हैं बीटा एड्रेनो रिसेप्टर का। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर का यूज हम लोग कम्बिनेशन के साथ करते हैं, वो भी नाइट्रेट्स का। नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन आता है, मतलब बीटा एड्रेनो रिसेप्टर का हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन के साथ हम लोग यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब जो इसमें तीसरा है मेटाबॉलिक मॉडिफायर। मेटाबॉलिक जो मॉडिफायर है ये क्रोनिक एंजाइना को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, इसमें रोलानाजिन आता है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जब किसी ड्रग का यूज है तो उसका निषेध भी कहीं ना कहीं होगा। कंट्रा इंडिकेशन तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग कंट्रा इंडिकेशन होगा। तो वैसोडायलेटर का कंट्रा इंडिकेशन क्या है? सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें किसी एक का उठा लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ले लिया हमने। इसका अगर किसी को अनस्टेबल एंजाइना है तो हम लोग उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को नहीं देते हैं, निषेध है। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया है, वो भी सीवियर कंडीशन में, तो उसमें भी हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को नहीं देते हैं। अगर किसी को हाइपोटेंशन है, पहले से ही उसका ब्लड प्रेशर, उसका बीपी उसका लो है, फिर भी हम लोग उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देते हैं। अब ये ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? जब हमारे हार्ट का जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है तब हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया मतलब ये कि 1 मिनट में सिर्फ 60 बीट पर मिनट हो। ठीक है, अब हम लोग कंट्रा इंडिकेशन बात करते हैं दूसरे ड्रग का जो बीटा एडर्जिक एंटागोनिस्ट है। ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को नहीं देते हैं जिसका स्लो हार्ट रेट हो। सीवियर हार्ट फेलियर जिसका हार्ट ब्लड पंप ना कर पाए जितना चाहिए। और सिक्स सिनस सिंड्रोम ये एक ऐसा डिजीज़ है, ऐसा सिंड्रोम है जो हमारे हार्ट रेट को या तो फिर एकदम रोक देगा, हार्ट बीट को, या फिर एकदम स्लो कर देगा, या फिर इरेगुलर कर देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डोज के बारे में। क्या है इसका डोज? तो हम लोग डोज में ज़्यादा नहीं लिखना है, हर एक कैटेगरी का एक एक ड्रग उठा सकते हैं या फिर 2 ड्रग भी लिख सकते हैं। तो डोज में सबसे पहला है एटिनोलोल। एटिनोलोल को हम लोग 100 mg देते हैं 1 दिन में सिर्फ, वो भी एडल्ट में। ठीक है, वीरप्पा मिल है, वीरप्पा मिल को 80 से 120 mg TDS देते हैं, मतलब दिन में 3 टाइम सिर्फ एडल्ट में, और वो भी ओरली। रोनालाजिन जो है 500 mg देते हैं ओरली, सुबह शाम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।